अगर तुम यंग हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करनी है, तो ये वीडियो को जब आप शुरू से लेके एंड तक देखेंगे, तो आपका पूरा रेड रोड मैप क्लियर हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि आपको इन्वेस्टिंग शुरू कहाँ से करनी है और ख़त्म कहाँ करनी है। तो स्टेप 1 में हम देखेंगे कि जो हम इन्वेस्टिंग करेंगे, उसका फाउंडेशन क्या होना चाहिए। फिर स्टेप आएगा अपना अगला, उसमें हम देखेंगे इनकम का रियलिटी, जो हमें इनकम आ रहा है उसका हम रियलिटी टेस्ट करेंगे। उसके बाद में अगले स्टेप में हम जाएँगे, तब देखेंगे कि जो हमारा सैलरी आ रहा है उसको हम स्प्लिट कैसे करें, ठीक है? फिर आगे जब हम बढ़ेंगे, तो हम इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी देखेंगे कि हमें कब, कहाँ, इसमें कितना पैसा लगाना है, ठीक है? जिससे हमें आगे जाकर अच्छा रिटर्न बने। ये आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। इसमें हम देखेंगे कि हमें किन-किन चीज़ों को अवॉइड करना है अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में। समझ आ रहा है ना? आगे हम जब बढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि टाइम का एडवांटेज कैसे रहता है जब हम यंग एज पर इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो टाइम का एडवांटेज कितना मिलता है। आगे हम देखेंगे कि हम अपनी इनकम को कैसे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में आएगा, हम यंग प्रोफेशनल के जो इन्वेस्टिंग के कॉमन मिथ होते हैं, उन्हें चैलेंज करेंगे और उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टेप 0 से स्टार्ट करते हैं। एक भी रुपया इन्वेस्ट करने से पहले हमें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी का फाउंडेशन बनाना है। हमारा फाउंडेशन कैसे बनेगा? हमारा फाउंडेशन बनेगा हेल्थ इंश्योरेंस से, टर्म इंश्योरेंस से और इमरजेंसी फंड। अब ये होता क्या है मैं बताता हूँ। ये फाउंडेशन हमारा बनेगा कैसे? तो हमें अपना फाउंडेशन बनाने के लिए कम से कम हमें 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस करा लेना है, ठीक है? दूसरा आता है टर्म इंश्योरेंस। कम से कम अगर मान लो हमारे साल का खर्चा 10 लाख रुपए है, तो हमें कम से कम 2 सीआर का तो टर्म इंश्योरेंस कराना ही कराना है, ये तो मिनिमम है। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके आप 3-4 का भी करा सकते हैं, ठीक है? फिर आता है अपनी फाउंडेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये आता है इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी फ़ंड को कैसे क्रिएट करना है आपको, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन हमें अभी इतना बात करेंगे हमें कितना इमरजेंसी फ़ंड चाहिए। तो कम से कम हमें जो हमारी मंथली इनकम है, उसका 6 महीने का हमारा खर्चा होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए अभी हमारी मंथली इनकम है 20,000 पर मंथ। तो हमें कम से कम 120 के का इमरजेंसी फ़ंड हमें इकट्ठा करना है। ये हमारा हो गया फाउंडेशन। हमें कम से कम 10 लाख का पहले हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, 2 करोड़ का कम से कम टर्म इंश्योरेंस कराना है और 1,20,000 का हमें इमरजेंसी फ़ंड इकट्ठा करना है। ये अपने आप देख लेना आपका खर्चा कैसा है, उसी हिसाब से आपको करना है, ठीक है? अगर आपका खर्चा कम है तो आप कम कम इमरजेंसी फ़ंड यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कवर कम चाहिए तो आप कम वाला प्लान ले लीजिए। ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस में तो कोई भी आपको नेगोशिएशन नहीं करना है, ये तो आपको 10 लाख का लेना ही लेना है। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। तो मान के चलो आपकी एज है 25 और आपकी सैलरी है 30,000 से लेकर 80,000 तक। तो ये रियल इंडिया की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। इंडिया में यही सैलरी चल रही है। अभी कोई बोले मुझे 5 लाख मिल रहे हैं, 10 लाख मिल रहे हैं, तो हाँ, वो होंगे 0.1% लोग, उन्हें मिल रहे होंगे, ठीक है? तो आपको उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं लेनी है। 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है, कितनी भी है, मान लीजिए इस ब्रैकेट के अंदर आपकी सैलरी आती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई आपको बोले अरे आप करोड़पति बन जाते, ये हो जाता, तो भाई अभी आप 25 साल के हो, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे क्रिप्टो में पैसा लगाना है या शेयर में पैसा लगाना है या मुझे खेत ज़मीन खरीदनी है, ठीक है? आपको सिर्फ़ 2 चीज़ों पे पैसा लगाना है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, उसको टाइम दें और इसके साथ-साथ में आपको एक स्किल भी सीखनी है, ठीक है? अपने स्किल सेट पर ध्यान दें ज़रूर। आपकी जो भी स्किल है, आप उस पे ध्यान दीजिए। ये सारी चीज़ें बाद की चीज़ें हैं। क्योंकि मान लीजिए आपने छोटी एज में मान लो 25 साल की एज में 1 लाख लगा दिए शेयर में, ठीक है?
मान लीजिए वो 30% एक साल में चला गया, तो कितना का फ़ायदा हो जाएगा आपका? 30,000 का, ठीक है। अब इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अभी मैं बताता हूँ आपको रियल स्टोरी। अभी मान लीजिए आपने अपनी कोई स्किल बना ली, उससे आपको 30% का सैलरी हैक मिल गया। तो ये ज़्यादा बेटर है या ये ज़्यादा बेटर है? आप खुद कंपेयर करिए। तो इसलिए आप यंग हो, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। करोड़, लाख, हज़ारों की आपको सिर्फ़ इन चीज़ों पे ध्यान देना है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम देना है और जब आप यंग हैं, तो आपको एक स्किल बनानी 1 या 2 स्किल बनाइए, जिससे आप अपनी इनकम को और बढ़ा सकें। आइए अब स्टेप 1 में हम देखते हैं कि हमें अपनी जो सैलरी आती है, उसको कैसे बाँटना है, जिससे हमारा एक्सपेंस भी निकल आए, स्किल भी अपग्रेड हो जाए और इन्वेस्टमेंट भी हो जाए। तो पहले जो हमारा 50% जाएगा, वो जाएगा एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस में हमारा क्या आएगा? एक्सपेंसेस में हमारा आएगा रेंट, मोबाइल रिचार्ज, पेट्रोल, ठीक है? ये सारे हमारे खर्चे जो ज़रूरी खर्चे हैं, वो आएँगे हमारे 50% में। 30% में आएगा हमारा स्किल अपग्रेड करना है हमें। मान ली कोई हमें चीज़ जैसे मान ली एडिटिंग हमें सीखनी है, तो एडिटिंग के लिए क्या ज़रूरी रहेगा? मान लीजिए हमें कोई सॉफ्टवेयर परचेज़ करना है, तो हम उस सॉफ्टवेयर को परचेज़ कर सकते हैं। अगर हमें स्किल अपग्रेड के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आप जो 30% पैसा है, इसको आप एन्जॉय कर सकते हैं। अब आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आप 20% आपको इन्वेस्ट करना है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक इमेजिन करता हूँ, आपकी सैलरी है 40,000, ठीक है? तो आपको 20,000 अपने एक्सपेंस में लेने हैं, 30,000 आप वो सॉरी 12,000 आपको अपने स्किल अपग्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए एन्जॉयमेंट के लिए लेना है। आखिरी में आता है अपना 8,000 रुपये, ये आपको लेने हैं अपने इन्वेस्टमेंट में, ओके? तो ये हमारा सिंपल मनी स्प्लिट हो जाएगा अपना, जिससे आपको समझ आ गया होगा कि क्लियरली कि कैसे आपको अपनी सैलरी को डिवाइड करना है। तो स्टेप 3 में हम देखेंगे कि हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर आएगा, हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा जो रहेगा, वो हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाना है। जैसे अगर हम 1,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर मंथ, तो हमें करीब-करीब ये मान ली 80 से 85,000 रुपये हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाने हैं। कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाने के लिए हमें मान लीजिए या हम निफ्टी 50 ले सकते हैं, एक तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं। दूसरा हम किसी मिड कैप या लार्ज कैप में लगा सकते हैं। आपको इनके अलावा किसी में पढ़ना नहीं है, मेरी एडवाइस तो ये है, वरना आप अपने जो इन्वेस्टर एडवाइस होगा, उससे आप एडवाइस ले सकते हैं। यही से आपकी वेल्थ बन जाएगी, क्योंकि निफ्टी 50 देश की टॉप 50 कंपनियों से मिलकर बना है और ये मिड कैप और ये लार्ज कैप में ये कंपनियाँ आती हैं, ये भी काफ़ी स्टेबल कंपनियाँ होती हैं। लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा रिटर्न देती हैं। आपको सिप से इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको एक किसी भी ब्रोकर को पकड़िए, मान लीजिए हम मान ले लेते हैं ग्रो। आप ग्रो को लीजिए, ऑनलाइन केवाईसी कीजिए, उस पर सर्च कीजिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, वहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आ जाएगा। जो भी आपको अमाउंट डालना है वो वहाँ पे एंटर कीजिए, अकाउंट से पैसे कट जाएँगे और आपका इन्वेस्टमेंट चालू हो जाएगा। तो आपको ओनली मेरी एडवाइस ये है कि आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपके पास में अच्छा खासा टाइम है। दूसरा, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप ईपीएफ और पीपीएफ में कर सकते हैं। इसमें लॉक इन पीरियड रहता है 15 साल का, लेकिन ये स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा विकल्प रहता है। तीसरा, मैं आपको बोलूँगा डायरेक्ट स्टॉक में आप से अवॉइड कीजिए अगर आपको जानकारी नहीं है। हाँ, अगर आपको जानकारी है कि बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, कंपनी प्रॉफ़िट लॉस कैसे चल देखते हैं, कंपनी डेट में चल रही है या डेट फ्री है, अगर आपको नॉलेज है, तो आप स्टॉक को भी प्रेफ़र कर सकते हैं। तो हमने देखा कि
इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए। अब चलते हैं अगले स्टेप में। तो स्टेप 4 में हम देखेंगे हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो हमें सबसे पहले अवॉइड करना है, हमें डेली ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि ट्रेडिंग में आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो जो 90% ट्रेडर हैं वो एवरेज लॉस में ही है, ठीक है? तो आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, ये स्टेप आपको नहीं करना है। दूसरा आता है हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप की टिप्स को फॉलो करना, हमें इसको भी नहीं करना है, ठीक है? हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे टिप्स को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये स्कैम होता है एक तरीके से। फिर आपको सबसे ज़्यादा ये अवॉइड करना है कि आपको जो आपका रेंट का पैसा है, बहुत से लोग क्या करते हैं वो क्रिप्टो में लगा देते हैं, इससे आपको बिल्कुल बचना है, ठीक है? क्रिप्टो में यहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल। हाँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो आप डालिए, ये मेरी एडवाइस नहीं है, लेकिन आप डाल सकते हैं। आप अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मैं मुझे नॉलेज है तो आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए। मेरा तो रहेगा सजेशन कि आप इसको भी ना करें, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है। फिर आता है अपना यूलिप, इसको तो आपको अवॉइड करना है। क्या होता है, बहुत सी एलआईसी कंपनियाँ क्या करती हैं, एलआईसी जैसी जो कंपनियाँ हैं, वो यूलिप प्लान बना देती हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और इंश्योरेंस भी हो जाएगा। तो आपको ऐसी फ्रॉड स्कीम से बच के रहना है, ठीक है? ये ना ही इन्वेस्टमेंट होती हैं और ना ही इंश्योरेंस होती हैं। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है, डेली ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, टेलीग्राम व्हाट्सएप टिप्स को अवॉइड करना है, क्रिप्टो विद रेंट मनी को अवॉइड करना है, और यूलिप प्लान जो बेचे जाते हैं आपको, उनको अवॉइड करना है। क्योंकि आपका जो लॉस होगा ना, वो आपको नॉलेज की वजह से नहीं होगा, जो आपका बिहेवियर होता है ना, उसकी वजह से आपको लॉस होगा। इसलिए आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। स्टेप 5 में हम देखेंगे कि टाइम हमारे पैसे का कैसे कंपाउंडिंग करता है। तो इसके लिए हमने माना है कि हमारी एज है 23 ईयर, ठीक है? ये आपकी एज है 23 ईयर। आप क्या करते हो, आप डिसाइड करते हो आज से कि मैं हर मंथ 2000 रुपये का एसआईपी करूँगा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेते हैं हम 12% पर एनम का, ठीक है? तो ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न। और आपने सोचा कि मैं 15 सालों तक सिप करूँगा 20,000 की 12% के रिटर्न पर। जो 15 सालों बाद आपके पास होगा करीब-करीब 1 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे बहुत से लोग ज्ञान देंगे, अरे 1 करोड़ की 15 साल 30 साल बाद कीमत ही क्या रह जाएगी, 40-50 लाख रुपए रह जाएगी। लेकिन ये एक चीज़ मैं बताऊँ, इसको आपको करना कैसे है? आपको मान लीजिए अभी 20,000, आप मान लीजिए आपकी सैलरी है 60,000, तो आप 20,000 डाल रहे हो। मान लीजिए कल को आपकी सैलरी 80,000 हो जाएगी, तो क्या 20,000 ही थोड़ी डालोगे? आप 40 डालोगे। सैलरी 1 लाख हो जाएगी, अब मान लीजिए आप 40 की जगह 45 डालोगे। ऐसे ही सैलरी 1.5 लाख हो जाएगी, तो 60,000 डालोगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी एक हैबिट बन जाएगी। जब आपकी एक हैबिट बन जाएगी, तो आपको इन्वेस्टिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको इन्फ्लेशन का ध्यान रखना है। जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, आपको इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते जाना है। ठीक है ना? तो आपको जब अच्छा पैसा डालेंगे, अच्छा टाइम देंगे उसको, तो वो काफ़ी ग्रो हो जाता है। आपने देखा कि आपने जो 15 साल के लिए 20,000 रुपये पर मंथ डाले थे, वो आपके 15 सालों में ही 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं। करीब-करीब आपको 64 से 65 लाख रुपए का एडवांटेज हो जाता है कंपाउंडिंग की वजह से। स्टेप 6 में देखेंगे हमें अपनी इनकम को कैसे ग्रो करना है। तो हमें सबसे पहले अपनी इनकम को ग्रो करने के लिए हमें अपनी स्किल पे ध्यान देना होगा, जिससे हमारी बेटर स्किल बन पाए, ठीक है? तो सबसे मेन तो हमारा यही है कि हमें अपनी स्किल सेट पे ध्यान देना है, क्योंकि जो हमारी स्किल होती है ना, वो हमें आज की मान लीजिए 10,000 सैलरी है, तो उसको हम 20,000 ले जा सकते हैं 2 साल के अंदर। क्योंकि अगर हमारे पास स्किल होगी, अगर हमारे पास स्किल नहीं होगी, तो हम वही 15,000, 20,000, 30,000 रुपये कमाएँगे, वही कंटिन्यू होता जाएगा। जो हमारे जूनियर आएँगे, वो हमें टेक ओवर कर लेंगे। तो हमें अपनी स्किल बनानी है, ठीक है? फिर आता है हम अपनी इनकम को जॉब को स्विच करके भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में 40,000 का पैकेज है आपका हर मंथ का, दूसरी कंपनी में आप दिखाएँगे कि मुझे इस कंपनी में 40,000 मिल रहे हैं, तुम क्या दोगे? तो वो बोल देंगे उधर 40 मिल रहे हैं तो इधर 45 मिल जाएँगे या 50 मिल जाएँगे या 42 मिल जाएँगे, मतलब यहाँ से तो बढ़ा ही मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, अच्छा दे रहे हैं, तो आप हर साल में 2 साल में जॉब स्विच करते रहिए और आपका
सैलरी में इंक्रीमेंट होता जाएगा। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट आता है, हमें अपनी इस इनकम के अलावा सैलरी के अलावा भी हमें साइड इनकम बनाने पर ध्यान देना होगा। तो ये हो गया अपना स्टेप 6। अब स्टेप 7 में देखेंगे हम जो मिथ होते हैं, उनको एक-एक करके देखते हैं कि कौन-कौन से मिथ चलते हैं। आइए अब एक-एक करके इन मिथ को जान लेते हैं। सबसे पहले ये मिथ देखते हैं, मिथ क्या हो हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा मिथ क्या है? गोल्ड एक सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, रियल एस्टेट हमेशा एप्रिसिएट करता है और ब्रोकर होता है जो म्यूचुअल फंड में, वो आपके सारे पैसे खा जाता है या वो हर बार पैसे कमाता है। तो आइए एक-एक करके देखते हैं गोल्ड सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है या नहीं? तो चलिए देखते हैं गोल्ड को। तो गोल्ड के अगर पिछले 30 सालों के रिटर्न निकाले जाएँ, तो वो करीब 6 से 8% के बीच में आते हैं, जबकि एवरेज म्यूचुअल फंड का अगर रिटर्न निकाला जाएगा, तो वो करीब 11 से 12% के बीच में आता है। तो गोल्ड बुरी चीज़ नहीं कह रहा मैं कि गोल्ड बुरी चीज़ है, लेकिन गोल्ड के भी इतने अच्छे रिटर्न नहीं जितने अच्छे रिटर्न म्यूचुअल फंड के हैं। आप गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में 5% टू 10% रख सकते हैं, लेकिन कोर इन्वेस्टमेंट आपको गोल्ड में नहीं करनी है, आपको 5 से 10% लेके चलना है। फिर एक सबसे बड़ा मिथ आता है कि रियल एस्टेट है, वो हमेशा एप्रिसिएट करता है, मतलब उसकी प्राइस बढ़ती है। तो रियल एस्टेट हमेशा एप्रिसिएट नहीं करता, ये लोकेशन पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका कहीं प्लॉट है, आपने लिया उसको 5 लाख का, ठीक है? 5 लाख का आपने प्लॉट लिया, कल को वहाँ से हाईवे निकल जाता है, तो वो प्लॉट 5 लाख का 50 लाख का हो जाएगा। लेकिन दूसरे कंडीशन देखते हैं अभी हम, ये आपने लिया 5 लाख का प्लॉट, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर नाला बन गया, तो ये आपका 5 लाख का प्लॉट मुझे लगता है कि 3 लाख का भी नहीं बिकेगा। तो जो रियल एस्टेट की जो प्राइसेस होती हैं, वो उसकी लोकेशन पे डिपेंड करती हैं। और दूसरा रियल एस्टेट का सबसे बड़ा घाटा ये होता है कि मान लीजिए आज मुझे ये प्लॉट बेचना है, मान लें 5 लाख का लिया, आज की रेट है 8 लाख, एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेता हूँ। तो वो मुझे आज बेचना है तो आज नहीं बेचेगा, उसको मुझे कम से कम 5-6 महीने देने पड़ेंगे, तब भी वो बिक पाएगा और वो भी गारंटी नहीं कि वो बिक ही जाए। तो रियल एस्टेट एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको पूरा पैसा अपना रियल एस्टेट में नहीं डालना है। आपको लोकेशन लग रहा है अच्छा है तो आप डालिए, क्योंकि पैसा आपका है, चॉइस भी आपकी होगी। फिर आता है इसमें कि ब्रोकर सारा पैसा खा जाता है म्यूचुअल फंड में। ये आपका सबसे बड़ा सवाल रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड का जो जो भी ब्रोकर होते हैं, वो सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, सेबी उन पर नज़र रखता है। और जितने भी ब्रोकर होते हैं और जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं, उनमें 0.5 टू 1% का एक्सपेंस रेशियो होता है। जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होते हैं, उनकी फ़ीस इसी से निकलती है। ये ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पैसे को ये खा जाएगा, ठीक है? तो ये सबसे कॉमन मिथ थे जो मैंने आपको बताए। ये वीडियो देखने के बाद में आपको इन्वेस्टिंग की अच्छी खासी नॉलेज हो गई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि आपको इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करनी है। अगर वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मेरा टारगेट है 2026 में मुझे 100 के टारगेट पर पहुँचना है, जो सिर्फ़ आप लोग ही करा सकते हो मेरे 100 के का टारगेट। तो एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आप प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है? मिलते हैं किसी अगले फाइनेंस की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।